हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा रेजिग्नेशन बेस्ट होता है। और दोस्तों, मैंने जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा कि पीसीडीए डिपार्टमेंट में पहले एज एन एमटीएस में काम कर रहा था। उसके बाद दोस्तों मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके सीजीएल 22 में जब सिलेक्शन हुआ, सीएजी ज्वाइन किया एज एन अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया हुआ था और दोस्तों मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी थी जिसके चलते मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। और सारी चीज़ों को कैसे लेना चाहिए, क्या क्या पहले ध्यान रखना चाहिए कि टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने से पहले ऐसा नहीं है कि दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो तभी इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पहले से ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैं अभी देखा हूँ जिनको जो एक एक साल दो दो साल जॉब कर लिए हैं किसी डिपार्टमेंट में और नया जब ज्वाइन किए हैं दूसरा डिपार्टमेंट, तो उनको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिला, नॉर्मल रिजाइन करके ही आए, जिससे उनको बहुत चीज़ों का लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेज गेन होगा आपका। या आप जैसे कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो गया, या दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कुछ भी, तो ये टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपको समझना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नॉर्मल रेजिग्नेशन क्या होता है। नॉर्मल रेजिग्नेशन में जैसे कि आप रिजाइन करके जाते हैं अपने प्रेजेंट डिपार्टमेंट को, तो इससे आपका जो ये डिपार्टमेंट है इससे आपका फ्यूचर में कोई भी लेना देना नहीं रहता है। कि मतलब अभी आप रिजाइन कर दिए, अब जो नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किए उसमें ही सब आप फ्रेश एज अ फ्रेश एम्प्लॉय ज्वाइन होंगे। ठीक है, उस पहले वाले डिपार्टमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं होंगे। इसमें एक प्रॉफिट ये होता है नॉर्मल रेजिग्नेशन में कि आपका जो है कोई भी प्रोसेस होगा तो फास्ट होगा। ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन में ये होता है कि थोड़ा सा वहाँ से डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने में, जो पहले डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे, फिर वही जॉब जो है आप कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वही जॉब या कोई दूसरे जॉब में, तो ये जो पहले का डॉक्यूमेंट है आपका, जो पहले वाला डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसलिए नॉर्मल रेजिग्नेशन होता है, थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन के अलावा तो बस इसमें यही एक प्रॉफिट है। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो दोस्तों है, अगर आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम किए हैं और दूसरी जगह आपका जॉब हो गया है और वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन ही लेना चाहिए, नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले बताते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है। ये टेक्निकली रेजिग्नेशन बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं और दूसरे अभी जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट में जाया जा सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम जगह डिपार्टमेंट में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सेंट्रल टू सेंट्रल में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, दूसरे जॉब में भी आपका हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे इजीली एक्सेप्ट हो जाता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन में ये है कि अभी जो जॉब कर रहे हैं आप, जितना दिन भी जॉब किए हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो ये जॉब जॉब आपका काउंट होगा कि हाँ इतना दिन ये जो है एम्प्लॉय यहाँ पे काम किया है, फिर यहाँ पे आके ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन यही होता है। ठीक है, मतलब कि आपका सर्विस काउंट हो रहा है कि पहले इतना आप काम कर लिए, फिर वहाँ पे गए, वहीं से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस काउंट होता है इसमें, बस इतना ध्यान रखिए। अब टेक्निकल एजुकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है विद लीन और एक विदाउट लीन। तो विद लीन में क्या होता है कि आप जैसे कि प्रोबेशन पीरियड एक होता है, जैसे कि 2 साल कोई भी नया जॉब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है कि अभी आप परमानेंट नहीं हुए हैं। 2 साल आपका जांच पड़ताल चलता है, सारी चीज़ें के बारे में, आपके गांव में आपके डिग्री के बारे में सारी चीज़ के जांच पड़ताल होता है। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मतलब कि तब आप अगर टेक्निकल एजुकेशन देते हैं तो आपको विद लीन लीन मिलता है। लीन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी जो आप ये डिपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो अगर आप वहाँ पे गए और वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा कोई काम, जैसे कि जो पहले वाले डिपार्टमेंट में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ पे फिर वापस आ सकते हैं। ठीक है, लीन मतलब ये होता है 2 साल के अंदर अगर आपको अच्छा वहाँ पे नहीं लगा तो वहाँ पे आ सकते हैं। और प्रोबेशन पीरियड जहाँ पे आप कर रहे हैं पहले वाले डिपार्टमेंट, प्रोबेशन पीरियड क्लियर होना चाहिए, तभी विद लीन वाला टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको मिलता है। ठीक है, मैंने दोस्तों विद लीन वाला मेरे को नहीं मिला था, क्योंकि मैं एमटीएस में जहाँ पे कर रहा था वहाँ पे 6 महीना ही गुजारा था, तो विदाउट लीन वाला मेरे को मिला था। ठीक है, तो विदाउट लीन ये होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
विदाउट लीन इफ़ प्रोबेशन पीरियड नॉट कंप्लीटेड। तो मेरा प्रोबेशन पीरियड तो 2 साल का होता है किसी भी जॉब का, तो मेरा नहीं कंप्लीट था, 6 महीना ही हुआ था। जुलाई में ज्वाइन किया था, दिसंबर में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया सीजीएल का, तो वहाँ पे 6 महीना ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो विदाउट लीन वाला मेरे को प्रोबेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन मिला था। अब दोस्तों देखते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन में प्रॉफिट क्या क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। विदाउट लीन में ये होता है कि यू कांट गो बैक टू योर प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये जैसे कि मेरे को जो मिला था, जैसे कि मेरे को ये अच्छा अगर यहाँ पे नहीं लगा, ऐसे अच्छा तो लगेगा कि वो लेवल 1 का जॉब था, ये लेवल 5 का जॉब है, तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वहाँ पे वापस आप जा सकते हैं। विदाउट लीन में नहीं जा सकते हैं, सॉरी विदाउट लीन में आप वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा ये होता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती है। आप विदाउट लीन वाला लेंगे तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए। मैंने विदाउट लीन वाला ही मेरे को मिला था। आपका ये इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट ही आपको देगा विद लीन या विदाउट लीन। सेकेंड नंबर, योर लीव्स विल बी कैरी फॉरवर्डेड, ठीक है। पहला ये देख लिए, विदाउट लीन में आपका ये एक ये है कि आप वापस नहीं आ सकते हैं डिपार्टमेंट में। योर लीव्स विल बी कैरी फॉरवर्डेड, मतलब जैसे कि यहाँ पे जहाँ पहले आप काम कर रहे थे, आपको पता है आपको साल भर में 30 ईएल मिलता है, 8 सीएल मिलता है, फिर एचपीएल मिलता है 20, फिर 2 आरएच मिलता है। तो अगर आपके पास ये आरएच और सीएल जो है लॉप्स हो जाता है, ये आपका एचपीएल और ईएल जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जैसे ईएल में ईएल आपका 30 में से आप 15 ही यूज़ किए हैं, तो 15 ईएल जो बचा है आपका अगले नेक्स्ट सर्विस नेक्स्ट डिपार्टमेंट जा रहे हैं वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। चाहे जैसे कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ जाने में टाइम लग गया, 4-5 दिन टाइम लग गया दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, तो जो ईएल है जो आपका बचा हुआ है वो उसमें वो मैनेज कर लेता है, आपका सैलरी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो योर लीव्स विल बी कैरी फॉरवर्डेड, याद रखिएगा। ये टेक्निकल एजुकेशन का ये फ़ायदा हो गया। यू विल बी सीनियर मोस्ट इन योर बैच, जैसे कि अभी जो जिस बैच में आप ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट, तो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट होंगे। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे रैंक बेसिस कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट जो ज़्यादा सर्विस किया होता है वो सीनियर मोस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो सीनियरिटी होता है हेल्पफुल इन गेटिंग क्वार्टर और इन एनीथिंग विच डिमांड सर्विस काउंट। पहले तो जैसे क्वार्टर के लिए बहुत ये मारामारी चलता है, जैसे जहाँ आप जाएंगे तो क्वार्टर जैसे आप लेना चाहते हैं तो क्वार्टर में बहुत ही वेटिंग लिस्ट होता है। अगर जो ज़्यादा सर्विस किया होता है उसको उतना जल्दी ही क्वार्टर मिलता है। जैसे कि आपने अभी जो न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे आप उससे 6 महीना ज़्यादा सर्विस किए हैं, तो सबसे पहले आपको क्वार्टर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक बेनिफिशियल चीज़ होता है आपके लिए। और एनीथिंग विच डिमांड सर्विस काउंट, जैसे कि 6 महीना आप ज़्यादा 1 साल ज़्यादा सर्विस किए हैं, जैसे तो आपका जैसे एलटीसी मिलता है, मान लीजिए एलटीसी 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही एलटीसी मिलता है, तो आप वो उधर का 6 महीना इधर का भी 6 महीना काउंट हो जाएगा, तो 6 महीना बाद आप एलटीसी ले सकते हैं। चाहे दिवाली बोनस जो होता है जैसे 1 साल बाद ही मिलता है, 1 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही दिवाली बोनस मिलता है, तो 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप पहले वाला भी आपका सर्विस काउंट हो जाएगा, इधर वाला भी सर्विस काउंट हो जाएगा। 1 साल जल्दी जो न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स है आपके साथ जो बैचमेट ज्वाइन किए हैं उनसे जल्दी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट के टाइम में जो पहले वाला आप सर्विस किए हैं वो भी काउंट होता है, जो कि और चीज़ों में एनपीएस में या और किसी भी चीज़ में जो प्रॉफिटेबल होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका अच्छी चीज़ है टेक्निकल रेजिग्नेशन में। चौथा सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों की मेडिकल एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन विल बी काउंटेड फॉर द प्रीवियस डिपार्टमेंट। मतलब कि जो पहले जहां आप काम कर रहे थे वहाँ जो मेडिकल कराए होंगे, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाए होंगे, वही वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है नया वाला डिपार्टमेंट में। ठीक है, आपको फिर नए से मेडिकल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक फ़ायदा हो गया आपका। ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रांसफर टू योर लेटेस्ट डिपार्टमेंट, सर्विस बुक, कैरेक्टर, मेडिकल, मतलब जो भी आपका सर्विस बुक है जहाँ पे आप पहले काम कर रहे थे, एसआर जो होता है, जो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा न्यू डिपार्टमेंट में। मेडिकल जैसे मैं बताया है, कैरेक्टर जैसे बताए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी टेक्निकल एजुकेशन में प्रॉफिट का। थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है दोस्तों, जैसे सर्विस बुक आने में टाइम लग जाएगा, मेडिकल तो थोड़ा आप लोगों को जो प्रोसेस है वो आपको टाइम पे करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा तो थोड़ा डिले हो सकता है, आप लोगों को ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस ये है, जैसे जहाँ पे आप अभी चलते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप कर रहे हैं सीजीडीए में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए हैं उसको आप एक लेटर लिख के उसके नेक्स्ट दिन, ज्वाइनिंग के नेक्स्ट दिन या 2-3 दिन बाद
इंटीमेट कर देंगे अपने डिपार्टमेंट की कि हो हाँ ये एग्ज़ाम मैं भर रखा हूँ, इसका फ्यूचर में मेरे को अगर एग्ज़ाम देना पड़े तो मेरे को एनओसी दिया जाए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक होता है या परमिशन दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। या अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं नया डिपार्टमेंट और पहले से ही आपका दूसरा सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, जैसे कि मेरा हुआ था, मैं एमटीए ज्वाइन किया था तो मेरा सिलेक्शन सीजीएल में हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ था, ये मैं जैसे ही ज्वाइन किया तो मैंने इंटीमेशन दे दिया था कि हाँ मैं जो है यहाँ पे फ्यूचर में अगर मेरे कभी आता है ज्वाइनिंग लेटर तो मैं चला जाऊँगा वहाँ पे ज्वाइन करने, ऐसे लेटर से इंटीमेट कर दिया था। इससे ये होता है कि दोस्तों फ्यूचर में जब आप ज्वाइन करने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए मांगेंगे एनओसी तो डिपार्टमेंट आपको दे देगा ईजिली। हाँ, रेफरेंस देना पड़ेगा कि उस टाइम मैंने इस डेट को मैंने लेटर दे के बताया था कि ये एग्ज़ाम अप्लाई किया हूँ या इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो रेफरेंस देना पड़ता है। तो वो देखेगा डिपार्टमेंट कि हाँ ये बंदा दिया था उस टाइम पे ये लेटर। तो ये ज़रूरी है, पहले इंटीमेशन दीजिएगा तभी आपको एनओसी मिलेगा, नहीं तो उस टाइम पे एनओसी नहीं देते हैं ये लोग। याद रखिएगा, आपको नॉर्मल रेजिग्नेशन ही देकर जाना पड़ेगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, यही गलती सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं कि आप जो एग्ज़ाम भरे, जहाँ-जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, पहले आप बता दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में किसी भी एग्ज़ाम का, नहीं तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग ज्वाइनिंग लेटर राइट ए लेटर टू योर वर्किंग डिपार्टमेंट टू टेक एनओसी। अब जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया जिस दूसरे डिपार्टमेंट में या एग्ज़ाम आ गया, तो पहले आप एक लेटर लिखेंगे और बताएंगे कि मैंने इस डेट को ये लेटर नंबर पे आपको बताया था कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया या इसका एग्ज़ाम देना है, तो आप मेरे को एनओसी दीजिए। तो उस टाइम पे 2-4 दिन 3-4 दिन के अंदर में आपका डिपार्टमेंट जो है एनओसी दे देगा, इशू कर देगा। ठीक है दोस्तों। और ये आप जैसे ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं आप लेटेस्ट डिपार्टमेंट में, ज्वाइनिंग पे या अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पहले तो होता है कहीं भी, आजकल एसएससी जो है फाइनल रिजल्ट दे रही है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करा रही है, फिर ज्वाइनिंग उसी दिन ज्वाइनिंग भी करा दे रही है या कुछ दिन बाद 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर में आपका ज्वाइनिंग करा रही है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कि आपको ये मेडिकल के लिए आपका लेटर आया या अटेस्टेशन फॉर्म भरने के लिए लेटर आया, तो उस टाइम पे आपको एनओसी मांगना पड़ेगा डिपार्टमेंट से और एनओसी देते हैं। वो एनओसी देखिए, एनओसी उन लोगों को मिलता है जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिए होते हैं। ठीक है, तो एनओसी प्रोबेशन पीरियड में जो होते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको परमिशन मिलता है। ठीक है, परमिशन मतलब कि आपको जाने का आज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एनओसी ये न मत सोचिएगा कि एनओसी मेरे को नहीं मिला तो मैं नहीं जा सकता, परमिशन मिल जाए तो आप जा सकते हैं। और ये आप लेटर लिख के बता दीजिएगा कि मेरे जो डिपार्टमेंट में है मेडिकल के लिए आया है लेटर, तो आप जो है मेडिकल और कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो मैंने इस डिपार्टमेंट में जमा किया था उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, जो दूसरे डिपार्टमेंट है वहाँ का एड्रेस तो आपको पता ही होगा, वो इस एड्रेस को लिख दीजिएगा। अपने जो नया लेटर लिखेंगे कि इस एड्रेस पे फॉरवर्ड करिए, वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। बस आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोसेस पे ध्यान देना है। ठीक है, जो प्रोसेस है आप उसको मिस मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये नहीं होगा। अगर आपके पास सबूत है, आप जो भी चीज़ें सबमिट कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में तो वो लोग करेंगे ही, ये बात ध्यान रखिए। गवर्नमेंट जो जो भी काम होते हैं वो उसमें बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना होता है, प्रॉपर चैनल आपको सारी चीज़ों को सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सारे काम आपके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एनओसी लेने या दूसरा प्रोसेस होगा आफ्टर गेटिंग सैलरी ऑफ योर लास्ट डिपार्टमेंट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में कर रहे हैं आप, और वहाँ से आप टेक्निकल एजुकेशन लेके नए डिपार्टमेंट में गए, तो अगर आप दोस्तों वहाँ से एलपीसी नहीं लेंगे, जैसे लास्ट मंथ का सैलरी तो आपको मिलेगा जिस मंथ में आप काम किए। जैसे मान लीजिए दिसंबर में आप टेक्निकल एजुकेशन लिए, 20 दिसंबर तक आप काम किए उस डिपार्टमेंट में, तो 20 दिन का सैलरी तो लेंगे ना। तो 20 दिन का सैलरी देने में वो लोग डिले थोड़ा करेंगे। डिले मतलब कि आपका जो सप्लीमेंट्री बनेगा, जो रेगुलर में आता है उसमें नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री बनने के कारण हो सकता है कि वो लोग थोड़ा लापरवाही कर दे, 1-2 महीना भी लगा दे। तो अगर दोस्तों डिले होगा तो आपका नया सैलरी, जो नया डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे भी सैलरी बनने में डिले होगा। यही मेरे साथ दोस्तों हो गया था, यही गलती मेरे से हो गया था कि मैं सोचा था कि रेगुलर टाइम पे मेरा सैलरी आ जाएगा, लेकिन रेगुलर टाइम पे सैलरी नहीं आएगा दोस्तों पिछले वाले डिपार्टमेंट से। ठीक है, मैंने 21 दिसंबर को ज्वाइन किया था और 20 दिन का सैलरी मेरे को पिछले वाले डिपार्टमेंट से लेना था। ठीक है, तो मैंने ना मेल लिखा ना कुछ किया कि मेरा सैलरी को प्रोसेस किया जाए जल्दी से जल्दी, कि मैं जो नया डिपार्टमेंट है वहाँ पे एलपीसी का डिमांड किया जा रहा है। एलपीसी का मतलब दोस्तों एक नया टर्म आया है, मैं आपको बता दूँ। तो एलपीसी मतलब होता है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट टेक्निकल एजुकेशन में ज़रूरी होता है। जैसे कि आप नया डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो पिछला डिपार्टमेंट के जितना दिन भी आप काम किए हैं
वो लास्ट मंथ का, तो उसका एलपीसी लेना पड़ता है। और एलपीसी तब भी इशू होता है जब आपका पिछला मंथ का सैलरी आपका आ जाए, क्योंकि सैलरी आएगा तभी ना एलपीसी बनेगा। तो 20 दिन का जो दोस्तों मेरा सैलरी वो लोग अभी तक नहीं दिए थे, ना दिसंबर में दिए, ना जनवरी में दिए, फरवरी के आपका जो है 3-4 तारीख को मेरा सप्लीमेंट्री बना था, तब मेरे को फरवरी में वो 20 दिन का सैलरी आया था। मैं ईमेल किया, उसके जनवरी में ईमेल किया, तब वो ईमेल का भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर जाके लास्ट में मेरे को डिपार्टमेंट में फ़ोन करना पड़ा, एडमिन में, तब जाके वो सब प्रोसेस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे ही वहाँ से आइएगा, वहाँ से तुरंत मेल कर दीजिएगा कि हाँ मेरे को एलपीसी चाहिए, या मेरे को लास्ट मंथ का सैलरी जितना जल्दी हो सके उतना सप्लीमेंट्री बना के भेजा जाए, क्योंकि जो नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हूँ वहाँ बिना एलपीसी के ये लोग मेरा सैलरी प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तब मेरा वो फरवरी में बना उस मंथ का सैलरी, दिसंबर का पिछले डिपार्टमेंट का। और फिर एलपीसी वो फॉरवर्ड किए, एलपीसी आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट किया, और फिर सबमिट होने के बाद यहाँ पे सैलरी का काम प्रोसेस हुआ। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के स्टार्टिंग में मेरा सैलरी आया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी प्रोसेस है आप लोग टाइम पे कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें बताया हूँ। कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ फाइल मेटिकुलसली। जहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको पिछले वाला डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं या नए डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, सारे को एक फाइल में सेफ रखिएगा। ये नहीं कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है तो इसको कहीं भी रख दे। आप सारे चीज़ों को, जितने भी आपको जेरॉक्स मिले या कुछ भी मिले, सारे चीज़ों को एक फाइल में सेफ रखिए, कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ था आप लोगों को सजेशन, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा आप लोगों को समझना और देखना। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे साथ हुआ था, और मैं कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया था इसका मैंने डिटेल में आपको बता दिया। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो आप लोगों को तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और जो टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले हैं उनको ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उनका हेल्प हो जाएगा कुछ। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 5K सब्सक्राइबर थोड़ा कंप्लीट करवाइए इस मंथ के एंड में। ज़्यादा नहीं है, 60-80 सब्सक्राइबर के करीब बचे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।